Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have completed the revision of the unit 2 that is structure of atom. हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर 2 की रिवीजन खत्म की है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 की रिवीजन. ठीक है, तो आज हमारी चैप्टर 3 की रिवीजन का एक ही दिन रिमेनिंग है हमारे पास. सो कल आपका मंथली एग्जाम है, तो फर्स्टली फॉर योर मंथली एग्जाम ऑल द बेस्ट. सो वी विल डू द रिवीजन ऑफ द चैप्टर 2 नाउ. ठीक है, तो रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 के अंदर बच्चे मीन्स द यूनिट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन देयर प्रॉपर्टीज. बहुत इजी, बहुत बेसिक सी यूनिट है और इस यूनिट का रिलेशन आपकी प्रीवियस क्लास से है. आपको पता है आपने ये यूनिट अपनी यूनिट 10th क्लास के अंदर सेम यही यूनिट आपने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, पढ़ी हुई है, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी यूनिट को समझने में. ठीक है, तो हमने इस यूनिट के अंदर बेटा सबसे पहले जानना है नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 की. सो नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो आपको पता होना चाहिए क्या जरूरत पड़ी क्लासिफाई करने की. इतने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी, और क्या पढ़ना है हमने इस चैप्टर के अंदर? पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज. उसके अंदर हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पे सभी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ अरेंज करने की क्या जरूरत पड़ी, क्या नीड पड़ी. तो हमारा टॉपिक है नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो आपको बच्चे पता है इन द एंड ऑफ 17th सेंचुरी की बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ही एलिमेंट्स अवेलेबल हुआ करते थे. ठीक है, और कुछ ही एलिमेंट्स अवेलेबल हुआ करते थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत इजी हुआ करता था. ठीक है, बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, एलिमेंट जितने ज्यादा डिस्कवर हुए उनको याद करना, और आपको पता है एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं अदर एलिमेंट के साथ तो नए कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं. तो कितने कंपाउंड बनेंगे, कौन सा कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होगी, इन्हें याद करने के लिए हमें जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से हर एलिमेंट को याद रखना बहुत मुश्किल हो गया. तो ये जरूरत पड़ी नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो आपको पता होना चाहिए. आप यहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन भी पुटअप कर दिया जाए क्या नीड थी कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया. अब क्लासिफाई का मीनिंग क्या है? क्लासिफाई का मीनिंग है जो एलिमेंट्स थे सिमिलर नेचर के, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे, उन्हें एक साथ अरेंज किया गया, और जिनकी प्रॉपर्टी एलिमेंट्स से डिफरेंट थी, जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उन्हें अलग अरेंज किया गया. तो क्लासिफाई का मतलब होता है सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुपिंग करनी और डिसिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट करना सिमिलर एलिमेंट्स से. ठीक है, और सिमिलैरिटी किस बेसिस पे होती है बेटा? सिमिलैरिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो एलिमेंट को क्लासिफाई करने की नीड पड़ी. एलिमेंट को अरेंज बहुत सारे, लगभग नियर अबाउट आपको पता है 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट हैं और सबका अलग अलग नेचर है. तो इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ याद करना बहुत मुश्किल हो गया, तो उसको पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज करने की जरूरत पड़ी. पीरियोडिक मीन्स एक टेबल बनाई गई, उसके लिए एक सिस्टमैटिक टेबल बनाई गई ताकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद किया जा सके. अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी तो डेफिनेटली एलिमेंट्स से बनने वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी आपको धीरे धीरे याद हो जाती है. तो अब आइए अर्लियर अटेम्प्ट्स की मैं बात करती हूँ कि बहुत पहले की बात है जब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने कंसेप्ट रखे एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए. जब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए अपना कंसेप्ट पुट फॉरवर्ड करने के लिए. तो पहले थे डोबरनियर्स, जिन्हें डोबरनियर्स ट्राइड के नाम से हम जानते हैं. तो डोबरनियर ने क्या किया था, तीन उस समय कुछ ही लिमिटेड एलिमेंट्स अवेलेबल थे बच्चे. तो उन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स के तीन के ग्रुप बनाए. ठीक है, और जो और इसके लिए आपने एक बेस्ट एग्जांपल सीखा हुआ है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, जिसमें लिथियम और पोटेशियम का जो मास होता है उन दोनों का एवरेज मास मिडिल एलिमेंट के मास के इक्वल होता है. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डोबरनियर दैट द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट इन ए 3 ग्रुप. उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक अवेलेबल थे, डोबरनियर ने क्या किया, उन्हें तीन के ग्रुप में बना दिया, और पहला और तीसरा जो एलिमेंट्स होगा उसका जो एवरेज मास होगा वो मिडिल वन एलिमेंट के मास के इक्वल होगा. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डोबरनियर ट्राइड्स. ठीक है, फिर कौन आए, उनकी लिमिटेशन बन गई. उन्होंने ऐसे 3 ही ग्रुप पॉसिबल बना पाए. एक ठीक है, उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ग्रुप बनाया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का ग्रुप वो बना पाए. बट जब बात आई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक का जब उन्होंने
इस तरह का 3 का ग्रुप बनाया तो क्या देखा, जो नाइट्रोजन और आर्सेनिक का जो एवरेज मास था वो मिडिल वन के इक्वल, फास्फोरस के मास के इक्वल नहीं आया। तो यहाँ पे उनका कंसेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। और उनका कंसेप्ट सिर्फ लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए अवेलेबल था। ठीक है, नेक्स्ट आए उसके बाद जो अगले साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया, जो पीरियोडिक टेबल अरेंज करी ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंड्रिकल मैनर। उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल, और एक बात और ध्यान से सुनना, जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, चाहे डोबरनियर लिखा है, चाहे मैंने चाहे कोर्ट्रिस्ट का नाम लिखा है, चाहे मैंने न्यूलैंड्स का नाम लिखा है, चाहे लोथरमियर लिखा है, चाहे मेंडलीव्स की कंसेप्ट लिखा है, इन सब ने छोटी छोटी पीरियोडिक टेबल्स बनाने की कोशिश की थी। और सारी की सारी जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, जो शॉर्ट टेबल्स उन्होंने बनाई थी वो बनाई थी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पे, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज की थी। तो सबसे पहले तो आपको से ये पूछा जाए कि जितनी भी कंसेप्ट थे, ये जो अर्लियर अटेम्प्ट्स थे डिफरेंट साइंटिस्ट के, क्या करना था, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की ताकि उनकी स्टडी इजी करनी थी। और मैंने आपको बता दिया एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया गया, एलिमेंट्स की इस तरह की स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एलिमेंट्स का नंबर धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया और एलिमेंट्स की, इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करना टिपिकल है, तो उन्हें अरेंज किया गया इन ए सिस्टमैटिक मैनर। तो सभी का अपना अपना व्यू था एलिमेंट्स को अरेंज करने का। फिर सेकंड आए डी चार्कोट्रिस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेस पर सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज किया। नेक्स्ट आए न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स ने क्या किया, इन्होंने इंडियन म्यूजिकल स्केल का कंसेप्ट उठाया और इन्होंने कहा सा रे गा मा पा धा नी सा की तरह इन्होंने सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। और उन्होंने ये बोला एवरी एट्थ एलिमेंट हैव ए सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। हर सा के बाद सा इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंडियन म्यूजिकल स्केल, सो एंड एट्थ लेटर इज ऑल्सो सा। तो उन्होंने ये बोला कि सभी एलिमेंट्स इसी बेस पे अरेंज होंगे कि एवरी फर्स्ट एंड एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आए लोथरमियर और मेंडलीव ने एक साथ काम शुरू किया था। लोथरमियर ने भी जो अपना कंसेप्ट दिया वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे दिया और उन्होंने एटॉमिक मास जितने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंडलीव। मुझे मेंडलीव का सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है, मेंडलीव की वजह से ही मॉडर्न की टेबल जो आज है वो बन पाई। ठीक है, ये आपने देखी होगी, ये मॉडर्न की टेबल मेंडलीव की वजह से ही बन पाई थी। तो ये मॉडर्न की टेबल मेंडलीव की बात करते हैं तो मेंडलीव ने जो अपनी टेबल है इस तरीके से बनाई कि उसके अंदर उन्होंने कुछ ग्रुप बना दिए और कुछ पीरियड्स बना दिए। ठीक है, और उन्होंने ईच ग्रुप डिवाइड कर दिया सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, ईच ग्रुप डिवाइड कर दिया सब ग्रुप के अंदर। लगभग उन्होंने 8 ग्रुप्स इस तरह के बना दिए जिन्हें उन्होंने फैमिली करके बोला और ईच ग्रुप कंटेन नियर अबाउट 2 सब ग्रुप। ठीक है, एक ग्रुप में 2 सब ग्रुप बना दिए, ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, और तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, बट जब वो अपना कंसेप्ट उन्होंने रखा था, जब वो डिस्कवरी कर रहे थे, इस तरह की टेबल बना रहे थे, इस तरह की एलिमेंट्स को नियर अबाउट 62 to 63 एलिमेंट्स मेंडलीव ने इस तरह से जब अरेंज करे तब नोबल गैसेस की डिस्कवरी भी हो गई साइड बाय साइड। उन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसमें एक 0 ग्रुप खाली भी छोड़ा था जिसको 0 ग्रुप मींस नोबल गैसेस, जिसे जहां पर नोबल गैसेस लास्ट में फिल की गई। ठीक है, इस तरह से उनकी पीरियोडिक टेबल थी और उनकी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर उन्होंने 8 ग्रुप बनाए और 8 ग्रुप को सबको सब ग्रुप में उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जो लास्ट वाला ग्रुप था उसमें 3-3 का स्लॉट बना दिया एलिमेंट्स का। पूरे लास्ट का जो ग्रुप था उनका शुरू के 7 ग्रुप थे, उनको तो उन्होंने क्या कर दिया, 2-2 के स्लॉट में डिवाइड कर दिया, 1 ए बी ए बी ए बी ए बी, और लास्ट वाले ग्रुप में 3 स्लॉट बना दिए उन्होंने। ठीक है, और एक उन्होंने जो खाली जगह छोड़ी वो 0 ग्रुप उन्होंने बोला। और उनके जब वो कंसेप्ट अपना अप्लाई कर रहे थे, जब अपने पीरियोडिक टेबल डिजाइन कर रहे थे, तो साइड बाय साइड नोबल गैसेस की भी डिस्कवरी हुई, उन्हें 0 ग्रुप बोला गया। ठीक है, अभी उनकी पीरियोडिक टेबल में ऐसा हो सकता है कुछ बुक्स के अंदर वो प्लेस खाली छोड़ रखा हो 0 ग्रुप नाम से और कुछ बुक्स के अंदर फिल कर रखा हो। तो 0 ग्रुप का जो कंसेप्ट था वो उनके माइंड में आया। उनको पता था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो अनरिएक्टिव है, उन्हें बोला गया नोबल गैसेस एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड 0 ग्रुप एलिमेंट्स, और जिन्हें एरोजेंस भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे मेंडलीव की टेबल की बात करें तो मेंडलीव की इतनी सारी अचीवमेंट रही है बेटा। मेंडलीव एक ऐसे एलिमेंट है जिन्होंने सभी एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी की, क्योंकि यही ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने नियर अबाउट 60 to 63 एलिमेंट्स लगभग इन्होंने एक साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर अरेंज कर दिए।
ठीक है। और सिस्टमैटिक स्टडी पॉसिबल इन्हीं की वजह से हुई थी, सभी एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी पॉसिबल हुई थी ड्यू टू मेंडलीव, ये सबको पता हो। और इसके अलावा इन्होंने इनके कंसेप्ट के अंदर इन्होंने कुछ एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन की थी, कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह खाली छोड़ी थी। उसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको उन्होंने इका एल्यूमिनियम, इका बोरोन बोला है। गैलियम और जर्मेनियम की जो स्टडी थी बेटा वो बाद में हो पाई थी, तो वो इन्हीं की वजह से पॉसिबल हुई थी, ठीक है। इका बोरोन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ये जो कुछ इन्होंने इका मीन्स नेक्स्ट। इसके बाद कुछ एलिमेंट्स और आए थे, इनकी प्रिडिक्शन के बेसिस पे आए थे कुछ एलिमेंट्स कि इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसे एलिमेंट्स भी एनवायरमेंट में बाद में आएंगे। जैसे बात करूं मैं इका एल्यूमिनियम की, ठीक है, तो गैलियम इसके बाद डिस्कवर हुआ, इका एल्यूमिनियम जगह इन्होंने छोड़ दी, इका मीन्स नेक्स्ट, एल्यूमिनियम के बाद भी एक एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुआ। तो यस, कुछ एलिमेंट्स की इन्होंने प्रिडिक्शन की और वो चीज प्रिडिक्शन बाद में वो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर भी हुए, तो इनकी प्रिडिक्शन कुछ हद तक करेक्ट रही, ये इनकी अचीवमेंट थी। एक अचीवमेंट बेटा इनकी और थी, इन्होंने क्या किया, कुछ एटॉमिक मासेस जो पहले डिस्कवर हो चुके थे उन जब ये अपनी टेबल बना रहे थे तो बहुत से एलिमेंट्स का एटॉमिक मास इन्होंने करेक्ट किया। तो बहुत से एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करेक्ट करने का क्रेडिट इनको जाता है, ठीक है। उसके अलावा सिस्टमैटिक स्टडी इन्होंने करी, ठीक है, एलिमेंट्स की, ताकि पीरियोडिक टेबल हमें याद हो सके, एलिमेंट्स की हमें प्रॉपर्टीज याद हो सके और बहुत से एलिमेंट्स हमें याद हो पाए। और एक कुछ एलिमेंट्स की इन्होंने प्रिडिक्शन कर दी, वो प्रिडिक्शन इनकी बाद में कंप्लीट भी हुई। बट इसकी लिमिटेशन बहुत सारी बनी इनकी टेबल की। इस तरह की टेबल है इनकी, बिल्कुल इस तरह से स्क्वायर बॉक्स में है, और मैंने आपको बताया इसमें ग्रुप्स हैं और कुछ लगभग 6 पीरियड्स भी हैं इन्होंने अरेंज किए हैं, ठीक है। अच्छा, एक इनकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन रही थी, इन्होंने एलिमेंट्स के बारे में तो बताया बट एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स इन्होंने अपनी टेबल के अंदर एक्सप्लेन नहीं किए। जो एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं इन्होंने अपनी, क्योंकि इन्होंने इनकी जो टेबल थी वो एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज थी। और एटॉमिक मास की बात करूं तो आप लोगों को पता है बेटा, हाइड्रोजन 1 1 1 1 2 3 हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, और इनकी जो टेबल थी वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज थी। तो हाइड्रोजन के तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे देखें तो हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटॉप्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अपनी टेबल के अंदर इन्होंने आइसोटॉप्स का जिक्र नहीं किया, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है। और इतना अच्छा, इन्होंने अरेंजमेंट तो कर दी एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, रेगुलर इंटरवल के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी टेबल तो इन्होंने अरेंज कर दी। बट उसका कोज क्या बताया, उनका कारण कि एक ग्रुप के अंदर यही एलिमेंट्स क्यों आएंगे, उसका कारण, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो एक तो उनका सबसे मेन ड्रॉबैक रहा, इन्होंने आइसोटॉप्स की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं की, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन नहीं की कि व्हाई द एलिमेंट्स आर अरेंज लाइक दिस इन ए ग्रुप, ठीक है। इन्होंने बहुत से, मैंने आपको बताया भी, ग्रुप बनाए, लगभग 8 ग्रुप भी बनाए इन्होंने, कुछ पीरियड्स भी बनाए। तो क्या रीजन रहा कि इन्होंने क्यों एलिमेंट्स एक साथ ग्रुपिंग में अरेंज करे, तो दिस इज कॉल्ड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। तो बहुत सारी, अच्छा, कुछ इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर इस तरह के पेयरिंग बना दी, जैसे निकल और कोबाल्ट की पेयरिंग बनाई इन्होंने। तो कुछ पेयरिंग ऐसी बना दी जिसके अंदर इनका जो कंसेप्ट था वो था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, बस इन्होंने कुछ पेयरिंग ऐसी बना दी जिसका मास कम था उसे आगे रख दिया, जिसका मास ज्यादा था उसे आगे रख दिया, जिसका मास कम था उसे पीछे रख दिया। निकल और कोबाल्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं एक्सप्लेन करूं, आप देख सकते हैं, आप टेबल ड्रॉ करके देखना, या टेबल को आप देखोगे तो आप देखोगे निकल और कोबाल्ट की पेयरिंग बिल्कुल गलत है। वो किस तरीके से है, कोबाल्ट का जो मास है और निकल का जो मास है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे वो अरेंज नहीं हुआ। तो कुछ एनोमलस पेयर इन्होंने जो दिखाए अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर वो गलत दिखाए, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस एंड कुछ अचीवमेंट्स आपको मेंडलीव की जरूर पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, या वो पूछ सकते हैं मेंडलीव टेबल के ड्रॉबैक्स। तो ये टेबल कौन सी टेबल है बेटा, टेबल है पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल किसके लिए बनाई गई, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए बनाई गई। और एलिमेंट्स को क्यों अरेंज करना पड़ा, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स होने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज को उनको याद रखना बहुत मुश्किल था, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को याद रखना बहुत मुश्किल था। तो एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए पीरियोडिक टेबल ड्रॉ की गई। और पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करने के लिए सम आर अर्लियर अटेम्प्ट्स, कुछ अर्लियर अटेम्प्ट्स हैं ये, जिन्होंने अपना अपना जो वर्क किया वो उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया इस तरीके से। फिर कौन आए बेटा, फिर आए मॉडर्न की टेबल आई, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला गया, दैट इज गिवन बाय इन 1913 बाय द हेनरी मोसले, जिसको हेनरी मोसले ने डिस्कवर किया, या बोल सकते हैं एक्सप्लेन किया। बट इन्होंने जो आइडिया लिया वो कंप्लीट आइडिया इन्होंने किससे लिया, मेंडलीव की टेबल से अपना पूरा आइडिया लिया। और मेंडलीव की टेबल का काफी आइडिया
काफी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मेंडलीव की टेबल जैसा इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर शो किया, ठीक है। और इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, 18 group and 7 period, but the modern periodic table arranged on the basis of increasing atomic number, not atomic mass। तो कई बार आ जाता है कि क्वेश्चन अराइज हो सकता है बच्चे कि मेंडलीव की टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट इज मेंडलीव टेबल दैट इज गिवन बाय दिमित्री मेंडलीव एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट इज गिवन बाय हेनरी मोस्ले, ठीक है। इनके कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है, कौन सी टेबल को ज्यादा सक्सेस मिली थी, आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ज्यादा सक्सेस मिली है, बट जो कंसेप्ट लिया गया, जो हेल्प मिली पूरी की पूरी, वो मेंडलीव की टेबल से ही मिली है। और मेंडलीव की टेबल ने सबसे पहले बहुत से एलिमेंट्स को एक साथ एक ही जगह पर प्लेस कर पाए थे, वो थे मेंडलीव, ठीक है। और मेंडलीव का जो कंसेप्ट था बच्चे, इस पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, और इस पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो आपसे दोनों लॉ में से कोई एक क्वेश्चन, एक जो लॉ है वो पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या फिर व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, and in which the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic mass, ठीक है, in which atomic number का concept है। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से डिजाइन होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। दिस इज द व्यू ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके। सो in which 4 blocks are present, S block, P block and D block, and the bottom of the periodic table one separate block is also present, this is called F block, ठीक है। ये कुछ ब्लॉक प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। और कितने ग्रुप प्रेजेंट है बच्चे, 1 2 3 से 12 13 से 18 ग्रुप प्रेजेंट है। और पीरियड्स कितने प्रेजेंट है बच्चे इसके अंदर, पीरियड है 7, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट 7 पीरियड प्रेजेंट है। एस ब्लॉक है ये, दिस इज कॉल्ड एस ब्लॉक। और कितने पीरियड प्रेजेंट हैं, एक ऊपर है हाइड्रोजन जिसे थोड़ा सेपरेट करके दिखाना है क्योंकि उसकी पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है, और यहाँ पर प्रेजेंट है हीलियम, इसको आप अटैच करके दिखा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड 18 ग्रुप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नोबल गैसेस, इसे नोबल गैसेस भी बोलते हैं और एरोजेंस भी बोलते हैं, ये आपको बात पता हो, ठीक है। और इसके अलावा इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 7 पीरियड होते हैं। और यहाँ पर जो एफ ब्लॉक है इसके अंदर 2 रोज होती हैं, एक रो है लेंथेनॉइड्स की और एक रो है एक्टेनॉइड्स की, जो यहां से अराइज हुई है, ठीक है। 4 इसके अंदर सीरीज है 3D डी ब्लॉक के अंदर 3D 4D 5D 6D और 3D 4D 5D 6D और 4 इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, सीरीज प्रेजेंट है डी ब्लॉक के अंदर, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आइए, दिस इज द शॉर्ट व्यू ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने दिखाया है। इसके अंदर 4 ब्लॉक बनाए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 18 ग्रुप बनाए हैं, 1 2 3 से 12 13 से 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। दिस इज द शॉर्ट व्यू ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 18 ग्रुप को नोबल गैसेस बोला जाता है, इन्हें एरोजेंस भी बोला जाता है, और 17 ग्रुप जो है इसे हेलोजेंस भी बोला जाता है। आपको जनरल नेमिंग जरूर पता हो, हेलोजेंस भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को पता हो ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप नंबर 1 जो है इसे अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को पता हो। और मैंने आपको बता दिया डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज हैं, 3D 4D 5D 6D 4 सीरीज हैं, और इसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और इन्हें बोलते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बच्चे अब आपको क्या करना है तैयार, इसके अंदर टॉपिक अगर मैं बताऊं, इसके अंदर आप लोगों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की एक तो बोल सकते हैं हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है, जनरल। और इसके अलावा आपको एस पी डी एफ की क्या याद करना है, कैरेक्टर्स याद करना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट किस तरह के होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट किस तरीके के होते हैं, एफ ब्लॉक का नेचर कैसा होता है। जैसे शॉर्ट में आपको एक एक प्रॉपर्टी बताऊं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ लिथियम हार्ड है, बाकी ऑलमोस्ट क्या होते हैं सॉफ्टेस्ट नेचर के होते हैं, फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। और पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में मैंने आपको यहाँ बताया हुआ एक जिगजैग लाइन प्रेजेंट होती है, जिगजैग लाइन जो मेटल और नॉन मेटल को क्या करती है, सेपरेट करती है। उस जिगजैग लाइन के आसपास के एलिमेंट्स को मेटेलॉइड्स बोल सकते हैं या सेमी मेटल्स बोल सकते हैं।
तो मेटलोइड्स आपसे पूछ सकते हैं, डिफाइन मेटलोइड्स। अच्छा, इसके अलावा जो ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट देखने को मिलती हैं। आप ये प्रॉपर्टी बता सकते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो इसकी तो सबसे मेजर प्रॉपर्टी है, ये कलरफुल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं। और एफ ब्लॉक की तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे 92, यहाँ यूरेनियम प्रेजेंट होता है 92, जिसका एटॉमिक नंबर है। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट को ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं। तो दिस इज अ बेसिक जनरल व्यू ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी टेबल अरेंज है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपसे पूछा जा सकता है। तो कितने क्वेश्चन अराइज हुए हैं आपको पता है। एस ब्लॉक की जनरल करैक्टर एसपीडीएफ के जनरल करैक्टर आपको याद हो, एसपीडीएफ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद हो। तो एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं एस ब्लॉक की, तो क्या है NS1 to 2 आपको याद हो। पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP। इसके जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस साइड के एलिमेंट्स की, तो इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 6 तक ही कोई ना कोई होगा। डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है N-1 D 1 to 10 और 0 to और NS2। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और 1 और 2 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर 1 और 2 भी आ सकता है, ठीक है, इतना आपको पता। और यहाँ 1 to 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इनर शेल 3D शेल के अंदर आपको मैंने बता रखा है। और एफ ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है N-2 F 1 to 14 और N-1 D 0 से 1 और NS2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो एस की, पी की, डी की और एफ की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाफ बाउज रूल। तो आप लोगों को लास्ट चैप्टर का हाफ बाउज रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और ये बहुत अच्छे से याद करके जाइए। इस पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पे के करैक्टर्स आपको राइट द करैक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलरफुल होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, दे हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैपेसिटी होती है इनकी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सम आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको इनकी सबकी करैक्टर्स भी याद करने हैं। फाइन। इसके अलावा बच्चे 118 एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। लेकिन जब ये 118 एलिमेंट्स पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं हुए थे, डिस्कवर हो गए थे लेकिन इनकी एग्जैक्ट नेम इनका बताया नहीं गया था कि ये किस नाम पे रखे जाएंगे। 100 से ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है, ये आपको पता होना चाहिए। द एलिमेंट्स दैट इज ग्रेटर देन 100, इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाएगा। जब तक ये बात डिस्कवर नहीं हुई थी तब तक इन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था, इन्हें IUPAC नेम के तरीके से। IUPAC नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये ब्रांच है जहां पर किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट्स की क्या नाम रखना है उसकी सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन सिखाई जाती है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर Z से ग्रेटर देन, Z अगर ग्रेटर देन होगा 100, अगर कोई एलिमेंट है उसका जो नाम, वो जो एलिमेंट 100 तक, तब तक एलिमेंट के जो नेमिंग थी वो डिस्कवर हो चुकी थी। इससे ऊपर के एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। जैसे सपोज मैंने आपको बताया था 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 के लिए अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, T के लिए ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको ये यूज कर, सपोज मैंने लिया 1 1 1 2, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, अन अन। 1 के लिए अन अन और 2 के लिए बाई, और पीछे आपने एक सुफिक्स अप्लाई कर देनी है लास्ट में बेटा, दैट इज कॉल्ड ईएम। तो अन अन बाई ईएम, IUM होता है, बट आप आई दोबारा नहीं लिखेंगे, आप एक ही बार लिखेंगे बाई IM, ठीक है, अन अन बाई एम। ऐसे ही मैं ले रही हूं, अगर मैं ले लू 101 के लिए 101, तो क्या होगा, 1 के लिए क्या नाम यूज करना है आपको, रूल क्या यूज करना है, 1 के लिए आपको क्या लेना है, अन, और 0 के लिए नील, अनियम, अननील, अनियम। इन दिस वे आपको नेमिंग करनी है। अगर आ जाता है क्वेश्चन 101 की IUPAC नेमिंग लिखिए, नॉर्मल
जैसे बच्चे ऑर्गेनिक आप सीखेंगे, अभी ऑर्गेनिक का पोर्शन आपने सीखा नहीं है, जब आप ऑर्गेनिक सीखेंगे तब भी देखेंगे कि कुछ कंपाउंड्स के नेम कैसे दिए जाते हैं। इतने सारे कंपाउंड्स को हम यूं ही याद नहीं कर सकते। सपोज अगर क्लास में 100 स्टूडेंट्स और आप सोचे हम 100 स्टूडेंट्स का नाम एकदम याद कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा हो सकता है कि हम एक ट्रिक अप्लाई कर लें, एक रूल सीख लें, तो कुछ रूल सीखने के बाद हम किसी की भी नेमिंग बना सकते हैं। बस वही है, जेड ग्रेटर देन 100 है जिनका। अब एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी नेमिंग परफेक्ट हो चुकी है, हम उसी नाम से उसे बता सकते हैं। बट इन दिस केस कि अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि 101 का IUPAC नेम बताओ, तो मैंने आपको रूल बता दिया है। 1 के लिए क्या यूज करना है, अन, 0 के लिए निल और 1 के लिए अन, और पीछे सुफिक्स अप्लाई करनी है लास्ट में ईयम, तो अन, निल, अन्नियम। इन दिस वे आप IUPAC नेम लिखेंगे 101 से लेकर 118 एलिमेंट्स तक का, इस तरीके से, ठीक है। और आपसे ये IUPAC नेम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, इतना सीखने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स। अभी पीरियोडिक ट्रेंड क्या है बेटा, पीरियोडिक ट्रेंड्स में आ जाता है सबसे पहले एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। दूसरा आ जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिफ्थ आ जाता है आपके पास मेटेलिक करेक्टर आ जाता है। सिक्स्थ आपके पास आ जाता है नॉन मेटेलिक करेक्टर। फिर आ जाता है आपके पास वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बेटा, अब आपको ये सभी के सभी, ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और इनका पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब आपको वेरिएशन याद करना है। और कैसे याद करना है वेरिएशन आपको इन सब का, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल एंड टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल। तो आपको सबसे पहले पता हो एटॉमिक साइज क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू लास्ट शेल, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। एंड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज में काफी वो है, रिलेशन है। क्या एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या करता है, घटता है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, व्हेन इलेक्ट्रॉन, जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में प्रेजेंट होगा, और वो एटम आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है। सो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल व्हेन एटम प्रेजेंट इन ए आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एंड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो पीरियोडिक टेबल के अंदर जहां जहां साइज घटेगा वहां आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, साइज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, और इधर की तरफ साइज घट रहा है लेफ्ट टू राइट, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 होती है, IE1, IE2, IE3, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आपको 3 बार एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और IE3, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट आइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बच्चे, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनर्जी रिलीज करता है इन ए नेगेटिव फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नेचर शो करता है आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रेजेंट इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एंड रिलीज एनर्जी, रिलीज मीन्स रिलीज एनर्जी है मतलब नेगेटिव एनर्जी है, तो रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, जब वो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसका नेचर होगा एक्सोथर्मिक। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यही होती है, एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एनर्जी। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट नेगेटिव होती है हैलोजेंस की, ये आपको पता होना चाहिए। और हैलोजेंस में भी सबसे हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की, ठीक है, इतना आपको जरूर पता हो। देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, सबसे कम नेगेटिव होती है आयोडीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट आ जाइए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है जब कोई शेयरिंग बॉन्ड होता है
और जिसमें जिस एटम को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत होती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो ये दोनों शेयरिंग में है। और क्लोरीन को, और ऐसे भी मैं बता दूं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत पड़ती है अपने आप को स्टेबल रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और खुद पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। इन दिस वे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट हियर। तो विच हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए मेटालिक करेक्टर। यहाँ नॉन मेटल प्रेजेंट है तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक करेक्टर डेफिनेटली पी ब्लॉक में यहाँ पर नॉन मेटल प्रेजेंट है तो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आ जाइए वैलेंसी। अब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी होती है बच्चे कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कैपेसिटी ऑफ एटम टू कम्बिनेशन। अगर हम बात करें कोई भी एटम है उसकी जो कम्बिनेशन कैपेसिटी है दैट रिप्रेजेंट द वैलेंसी। तो लेफ्ट टू राइट वैलेंसी क्या करती है? लेफ्ट टू राइट वैलेंसी हमेशा क्या करेगी? हमारी पहले इंक्रीज कर रही है और फिर डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और टॉप टू बॉटम वैलेंसी क्या रहती है? सेम रहती है, ठीक है। पूरा का पूरा एक फर्स्ट ग्रुप है वो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसकी वैलेंसी सेम रहती है, ठीक है। और अगर बात करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तो इस टॉप टू बॉटम जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं तो टॉप टू बॉटम आपको पता है, जैसे लिथियम की बात करूं 2-1, सोडियम की 2-8-1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है 1। ग्रुप नंबर 1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है और इसलिए ग्रुप नंबर 1 की ऑक्सीडेशन भी 1 है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम सेम रहते हैं, वैलेंसी टॉप टू बॉटम सेम रहती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं और वैलेंसी टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी तो टॉप टू बॉटम सेम रहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम वो लेफ्ट टू राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और वैलेंसी क्या करती है बेटा? 14 ग्रुप तक तो इंक्रीज करती है और उसके बाद डिक्रीज करती है वैलेंसी, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और यहीं हम बात करें इसके, ये हो गई इसकी फिजिकल कैरेक्टर्स की बात कुछ। यहीं बात करें अगर हम इसके केमिकल कैरेक्टर की तो केमिकल कैरेक्टर में आपको इतना पता हो, जो लेफ्ट टू राइट, जैसे मान लो ये है मेरे पे, यहाँ पर है मेरे पास लिथियम के, यहाँ है सोडियम का ऑक्साइड है, सपोज मेरे पास Na2O, यहाँ मेरे पास MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यहाँ है मेरे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, यहाँ मेरे पास है सिलिकॉन का ऑक्साइड, यहाँ है मेरे पास फॉस्फोरस का ऑक्साइड, यहाँ है मेरे पास सल्फर का ऑक्साइड, यहाँ है मेरे पास सपोज क्लोरीन का ऑक्साइड। तो हम ये देखेंगे जितना लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम, ठीक है, जो हैलोजन का ऑक्साइड होगा वो हाईली, उसका नेचर कैसा होगा? वो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं। और हैलोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब हैलोजन के साथ जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना बात आपको पता हो बेटा, ये बहुत अच्छे से ये बातें क्लियर हो आपको। इसके अलावा एक वर्ड लास्ट में आपको मैं बता दूं, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है बच्चे? देखेंगे सपोज लिथियम है, यहाँ है बेरिलियम, यहाँ है सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम। लिथियम अपने ग्रुप के साथ बहुत कम मैच करता है बट मैग्नीशियम के साथ डायगोनली ज्यादा मैच करता है, इसकी प्रॉपर्टी। तो लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से कम मैच करती है, तो कभी किसी आइटम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से कम मैच करें बट दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से डायगोनली ज्यादा मैच करें, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ये सारी बातें पता हो। हाँ जी, जो एटॉमिक साइज वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, एटॉमिक साइज 4 तरह का मैं आपको पढ़ा रखा है। कोवलेंट, जैसे एटॉमिक साइज इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, तो एक आपको पता हो डिफाइन कोवलेंट रेडियस, डिफाइन वंडरवॉल रेडियस, डिफाइन मेटालिक रेडियस, डिफाइन आयोनिक रेडियस, वो इसी के पार्ट बन जाते हैं फर्दर। तो इन सबकी डेफिनेशन आप लोगों को मालूम हो। डिफाइन और साइज मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस कहते किसको हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू लास्ट शेल, ठीक है। तो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और सब कुछ इसी पे बेस्ड है। इसी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सो बच्चों, इन दिस वे आप पूरा चैप्टर क्या करेंगे? क्विक वे में रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।